गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूं। राजनीतिक विज्ञान में हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है एक दल के प्रभुत्व का दौर। दूसरे अध्याय में मैं 2 लेक्चर ले चुका हूं। ठीक है, प्रथम लेक्चर में मैंने आप सभी को दूसरे अध्याय के अंतर्गत दल को बताया था, दल बदल को बताया था, गठबंधन को बताया था तथा गठबंधन की सरकार के बारे में बताया था, और इसके अलावे एक दलीय प्रभुत्व और बहुदलीय प्रभुत्व को काफ़ी अच्छे तरीके से मैं बताया था। पिछले क्लास की यदि मैं बात करूं, अर्थात दूसरे अध्याय का दूसरे क्लास में, तो दूसरे क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि प्रथम 3 आम चुनाव किस प्रकार कांग्रेस के लिए प्रभुत्व साबित हुआ। ठीक है, किस प्रकार हम लोग देखे थे कि कांग्रेस ने प्रभुत्व हासिल किया था प्रथम आम चुनाव 1952 के आम चुनाव में। ठीक है, फिर द्वितीय आम चुनाव में भी प्रभुत्व हासिल किए थे और तृतीय आम चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व हासिल किए थे। यदि आपने अभी तक हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप अवश्य रूप से पिछले क्लास को देख लें। इसलिए आज के क्लास में हम सभी को, ठीक है, जो हमारा दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय के अंतर्गत जितने भी दल को पढ़ना है सभी दल को काफ़ी अच्छे तरीके से संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। और इस क्लास में हम दूसरे अध्याय का जो हमारा लेक्चर है इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे। इसलिए जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास बनेगा वह नेक्स्ट क्लास में हम आप सभी को प्रश्न उत्तर करवाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं 5 सब्जेक्ट के लिए। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से हमें 1500 रुपये भेजना है। भेज करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिएगा या उस टाइम कॉल करिएगा, मैं आपको पेड कोर्स में ज्वाइन कर दूंगा। या अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम दल में हम सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखेंगे। किनको देखेंगे? तो प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, अर्थात कुल मिलाकर के इसे शॉर्टकट में हम लोग कांग्रेस बोलते हैं। अर्थात कांग्रेस ने ही हमारे देश को आज़ाद कराया था। ठीक है, आज़ाद कराने में कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा भूमिका था। हालांकि अन्य दल का भी भूमिका था, लेकिन अन्य दल की तुलना में कांग्रेस का सबसे ज़्यादा भूमिका था। ठीक है, और कांग्रेस, इसी अध्याय में हमने कांग्रेस के बारे में जाना कि किस प्रकार कांग्रेस एक दलीय प्रभुत्व को स्थापित किया, प्रथम 3 आम चुनावों में अपना प्रभुत्व कायम को रखा। ठीक है, इसलिए कांग्रेस को जानना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो सर्वप्रथम इस दल का हम लोग स्थापना देखेंगे। क्या देखेंगे? तो प्यारे बच्चों, स्थापना। ठीक है, तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ स्थापित हुआ था? तो प्यारे बच्चों, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे में स्थापित हुआ था। बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थात बॉम्बे में हुआ था। तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। ठीक है, अर्थात कांग्रेस का स्थापना प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना बॉम्बे में हुआ था। और बॉम्बे में किस महाविद्यालय में हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आपको हुआ था। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 72 प्रतिनिधियों के साथ हुआ था। यहाँ जो आप इस तस्वीर में प्यारे बच्चों जो देख रहे हैं, यह आपका 72 प्रतिनिधि का क्या है? तो प्यारे बच्चों तस्वीर है। ठीक है, अब इसका स्थापना का जो श्रेय जाता है, अर्थात इनके जो संस्थापक रहे, ठीक है, अर्थात जो प्रमुख चेहरा रहे, जो इनके मेन संस्थापक थे। यदि मैं इनके मेन संस्थापक की बात करूं तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मेन जो संस्थापक थे वो मेन संस्थापक थे ए ओम ह्यूम।
ठीक है, जो कि प्यारे बच्चों आपको अंग्रेज थे। क्या थे? तो प्यारे बच्चों आपको अंग्रेज थे। यह जान करके बेहद आपको आश्चर्य होगा। ठीक है, अंग्रेज ने कांग्रेस को आपको स्थापित किए थे, ठीक है ना, जिनका नाम था एओम हुम। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो डायरेक्टली आपको बोल देना है 1885 में हुआ था। यदि मैं डेट की बात करूं तो 28 दिसंबर 1885 को ये कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में किस महाविद्यालय में? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। इनके संस्थापक एओम ह्यूम थे। ठीक है ना। खास करके मैं आज स्क्रीन पर इसलिए प्यारे बच्चों में पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं कांग्रेस का लोगो भी आपको दिखाना चाहता था। खास करके इन्हीं के लिए आज मैं कंप्यूटर पे आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो स्थापना के समय प्रारंभिक दौर में यदि मैं इसके चिन्ह की बात करूं, किसकी? तो प्यारे बच्चों चिन्ह, इसका जो चिन्ह है ये समय समय पर आपको बदलता रहा है। क्या? तो प्यारे बच्चों इसका चिन्ह आपको समय समय पर बदलता रहा है। ठीक है, यदि मैं प्रथम आम चुनाव की बात करूं तो प्रथम आम चुनाव आपको प्यारे बच्चों कब संपन्न हुआ था? मैंने बताया था प्रथम आम चुनाव 1952 में आपको संपन्न हुआ था, यानी कि रिजल्ट आपको घोषित हो गया था। ठीक है, तो प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर के 1969 अर्थात 1969 तक का कांग्रेस का जो प्यारे बच्चों जो चिन्ह था वो चिन्ह आपको ये था। एक गाय होती है, एक बछड़ा दूध पीती है। ठीक है, एक गाय का जो उसका बछड़ा होता है दूध पीती है, ये आपका कांग्रेस का क्या था? तो प्यारे बच्चों चिन्ह था। ठीक है, ये चिन्ह कब से कब तक था? तो प्यारे बच्चों 1952 से लेकर के 1969 तक यह आपको चिन्ह था। ठीक है, लेकिन समय के साथ कांग्रेस का जो चिन्ह है, कांग्रेस का चिन्ह प्यारे बच्चों आपको बदलता है। फिर आपको 1969 से 1978 तक, ठीक है, 1969 से 1978 तक कांग्रेस का चिन्ह बदल करके दो बैल हो जाता है। ठीक है, ये जो दो बैल जो देख रहे हैं इस प्रकार से कांग्रेस का आपको चिन्ह हो जाता है। ये चिन्ह कांग्रेस का कब से कब तक था? तो 1969 से लेकर के 1978 तक आपको था। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों 1978 में क्या होता है कि कांग्रेस का चिन्ह बदलता है और कांग्रेस का चिन्ह हो जाता है हाथ छाप। इस प्रकार से हाथ छाप आपका हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से चिन्ह कांग्रेस का हो जाता है और ये चिन्ह 1978 से लेकर के अब तक कांग्रेस का यह चिन्ह अब तक है। अभी भी आप देखिएगा तो कांग्रेस का जो चिन्ह जो होता है, कांग्रेस का चिन्ह आपको इसी प्रकार से चिन्ह है, हाथ छाप है। ठीक है, तो खास करके इन्हीं चिन्ह को दिखाने के लिए मैं आज कंप्यूटर पे आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आशा करता हूं कि इस प्रकार इस चिन्ह को देख करके आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों? कमेंट में ज़रा सा मुझे भी बताइएगा। आप बताइएगा तभी तो मैं जान पाऊंगा ना कि मैं कंप्यूटर पे पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कांग्रेस का मैं स्थापना के बारे में बात कर लिया, कांग्रेस का चिन्ह के बारे में बात मैंने कर लिया। अब जो मुख्य तौर पर हम लोग आते हैं कांग्रेस का कार्यक्रम या यूं कहिए तो सिद्धांत के बारे में आते हैं। ठीक है, कि कांग्रेस का प्यारे बच्चों क्या सिद्धांत है? ठीक है, कांग्रेस का क्या सिद्धांत है? तो यदि मैं सिद्धांत की बात करूं तो प्यारे बच्चों देखिए, कांग्रेस यदि धर्म के बारे में कहता है तो एक लाइन में कहता है कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है। प्यारे बच्चों कांग्रेस क्या है? तो प्यारे बच्चों कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात कोई एक धर्म को लेकर के कांग्रेस आपको नहीं चलेगा। ठीक है, कांग्रेस कोई एक धर्म को लेकर के नहीं चलेगा बल्कि वो धर्म निरपेक्ष करेगा। क्या करेगा? धर्म निरपेक्ष करेगा, अर्थात आप किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आपके विकास में कभी भी धर्म बाधा नहीं आएगा। ठीक है, कांग्रेस जो भी कार्य करेगा वो धर्म को देख करके नहीं करेगा बल्कि वह एक मानवता को देख करके यह आपको कार्य करेगा। ठीक है ना, इसलिए यदि इसके धर्म की बात करूं तो इसका जो धर्म होता है यह आपका धर्मनिरपेक्षवाद है। ठीक है, अर्थात किसी भी धर्म को लेकर के यह नहीं चलता है बल्कि यह मानवता को लेकर के आपको चलता है। ठीक है, आम भाषा में इस प्रकार से हुआ। तो ये सबसे अच्छी बात है, कांग्रेस का मुझे ये बात काफ़ी ज़्यादा आपको प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्यारे बच्चों जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट यह है कि नियोजन के माध्यम से देश का आर्थिक व सामाजिक कल्याण करना।
अब कांग्रेस कहता है कि यदि मेरा सरकार आता है, सरकार मेरा बन जाता है, तो यदि मैं देश का मैं विकास का कार्य करूंगा, वह विकास का कार्य नियोजन के माध्यम से देश का आर्थिक और सामाजिक कल्याण करूंगा। नियोजन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई सीमा में फिक्स कर देना, जैसे 5 वर्ष का, 10 वर्ष का। जिस प्रकार देखिए आपका पंचवर्षीय आपका योजना आया, पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब एक प्रकार का नियोजन है। क्या है? तो पहले बच्चों नियोजन अर्थात समय अवधि है, ठीक है। तो कांग्रेस नियोजन के माध्यम से अर्थात समय अवधि के माध्यम से देश का क्या करना चाहता है? तो आर्थिक विकास करना चाहता है। आर्थिक विकास होगा तो लोग क्या हो जाएंगे? समृद्ध हो जाएंगे, धन से समृद्ध हो जाएंगे। तो आर्थिक विकास होगा तो जाहिर सी बात है गरीबी समाप्त हो जाएगी, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ सामाजिक कल्याण भी करेंगे, अर्थात समाज के हित के लिए जो संभव हो पाएगा कांग्रेस वह कार्य आपको करेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट तो आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, समाज के दुर्बल व पिछड़े वर्गों के हितार्थ कार्य करना। अर्थात समाज में जो भी प्यारे बच्चों दुर्बल वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, जिससे आपका दलित हो गया, गरीब हो गया, ठीक है, दलित हो गया, गरीब हो गया, ये सभी दुर्बल वर्ग में आते हैं, पिछड़े वर्ग में ये सब आते हैं। अर्थात पिछड़े वर्ग में वे लोग आएंगे जो कौन होंगे? जो दलित होंगे, ठीक है, जो गरीब होंगे, ठीक है। तो उन सभी के लिए वो इस प्रकार से कार्य करेंगे जो इन सभी के हित के लिए होगा। किन के लिए होगा? तो प्यारे बच्चों हित के लिए आपको होगा, ठीक है। इसलिए अब हम प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की नीति बनाना, ठीक है। अब कांग्रेस मान के चलिए देश में तो देश में उसका शासन तो करेगा ही करेगा। जब उसका शासन व्यवस्था है वो अलग बात है। अभी कांग्रेस का आपको सरकार नहीं है, बीजेपी का सरकार है। जब आपको कांग्रेस का सरकार था तो कांग्रेस आपको कहता है, अर्थात कांग्रेस का सिद्धांत अभी भी कहता है, क्या कहता है? कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की नीति बनाएगा हमेशा। अर्थात इस प्रकार से नीति बनाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक क्या हो सके? तो प्यारे बच्चों शांति का माहौल बन सके, अर्थात युद्ध ना करना, ठीक है। तो युद्ध ना करना इस प्रकार से क्या था? तो आपको कांग्रेस का आपको सिद्धांत रह चुका है। कांग्रेस चाहता है कि जितना से जितना हो सके यथासंभव हम शांत रहेंगे, किसी से दुश्मनी हम नहीं करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम हमारा जो देश है देश को शांत बना करके रखेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे देखिएगा कि कोई एक लीडर होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मेरा सरकार आएगा तो हम पाकिस्तान पर आक्रमण करके कश्मीर है न ले लेंगे, चीन पर आक्रमण है न करके जो है ये ले लेंगे वो ले लेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है? तो पहले तो झगड़ा होता है, तो झगड़ा विनाशकारी होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? विनाशकारी होता है। अब देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है? तो प्यारे बच्चों अभी झगड़ा हो रहा है। झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितना वार हो रहा है? अब इस वार में आज तक कोई जीता है? आज तक कोई नहीं जीता। यूक्रेन का भी काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त आपको पहुंच रहा है और रूस का भी आपको पहुंच रहा है। लोग दोनों के मारे जाते हैं, रूसी सैनिक भी मारे जाते हैं, यूक्रेनी सैनिक भी मारे जाते हैं, इसके अलावा आम लोग भी मारे जाते हैं। तो युद्ध में आज तक कोई जीता नहीं है, युद्ध सभी के लिए घातक ही होता है। इसलिए जो कांग्रेस है, कांग्रेस कहता है कि मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि मैं शांति बना करके रखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाए आपको रखेगा। आपको मैं सेकंड जो बुक है पॉलिटिकल साइंस में उस बुक में मैं आपको शीत युद्ध में पढ़ाऊंगा, ठीक है। शीत युद्ध के अंतर्गत मैं आपको गुट निरपेक्ष बताऊंगा कि किस प्रकार भारत जो है ना तो अमेरिका के गुट में गया ना तो सोवियत संघ के गुट में गया, बल्कि वो निरपेक्ष रहा, अर्थात दोनों गुट में से वो रहा ही नहीं, ठीक है। ये अपना क्या किया? तो खुद का यह गुट निरपेक्ष हो गया अपना। वो भारत ने कहा कि ना हम रूस का साथ देंगे ना हम अमेरिका का साथ हम देंगे, ठीक है। हम अपना गुट निरपेक्ष बना करके रखेंगे। इससे क्या हुआ कि भारत बचा रहा। भारत जो देश है वो देश कैसा रहा? तो प्यारे बच्चों बचा रहा, ठीक है। तो इस प्रकार का गुट निरपेक्ष आंदोलन टाइप का यह कांग्रेस का सिद्धांत है, ठीक है। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्ण समर्थन देना। अब कांग्रेस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को यह क्या करता है? तो पूर्ण आपको समर्थन देता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? तो प्यारे बच्चों तो संयुक्त राष्ट्र संघ
विश्व का सबसे शक्तिशाली संगठन है। विश्व का क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे शक्तिशाली संगठन है। ठीक है, अब कोई भी जैसे देखिएगा कि कोई भी जैसे दो देश झगड़ा करता है तो इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ में ही आपको होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट आपका सिद्धांत कांग्रेस का कहता है कि यह उपनिवेशवाद, जातीय भेदभाव, नक्सलवाद, संप्रदायवाद आदि का खंडन करना। अर्थात कांग्रेस जो है यह नक्सलवाद को बढ़ावा नहीं देता है, जातीय भेदभाव का बढ़ावा नहीं देता है, संप्रदायवाद का बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि इनका क्या करता है तो खंडन करता है। ठीक है, कांग्रेस कहता है कि यह जातीय भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि सभी जाति में क्या तो समानता की दृष्टिकोण से आपको देखेगा। संप्रदाय ये कभी नहीं करना चाहता है, अर्थात जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम में किसी प्रकार से झगड़ा वगड़ा करके सांप्रदायिक इस प्रकार से करना, तो इनका कहना है कि ये संप्रदायवाद हो गया, नक्सलवाद, जातीय भेदभाव, उपनिवेशवाद, इनका ये बढ़ावा नहीं देता। इनका जो बढ़ावा है, इनका बढ़ावा आपको कांग्रेस नहीं देता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप कि ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो दल है, इनके बारे में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इनसे कई ज़्यादा प्रश्न ऑब्जेक्टिव के बनते हैं, जैसे कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, 1885 में कौन किया, एवं ह्यूम ने किया। ठीक है, ये सब चुनाव चिन्ह तो आपको तो नहीं आपको आएगा, कभी कभी सिद्धांत आपको पूछे जाने जाते हैं, तो इस प्रकार से पॉइंट बना करके आप लिख आप दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस जो दल है इसका कहानी आपका समाप्त होता है। ठीक है, इसलिए अब हम प्यारे बच्चों आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय जनसंघ पार्टी। ठीक है, कौन सा पॉइंट है तो प्यारे बच्चों भारतीय जनसंघ पार्टी। ये जो भारतीय जनसंघ पार्टी है प्यारे बच्चों, इसका जो सिंबल है, चिन्ह है, ये जो देख रहे हैं ये आपका भारतीय जनसंघ पार्टी का सिंबल है, अर्थात चुनाव चिन्ह है इसका दीपक। क्या है तो दीपक, ये जो दीपक देख रहे हैं ये भारतीय जनसंघ पार्टी का आपका सिंबल है। आपको जान के बेहद आश्चर्य होगा कि आज जो आप बीजेपी जिसको बोलते हैं, बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो जड़ है यानी उत्पत्ति है, वह उत्पत्ति कहां से हुआ है तो भारतीय जनसंघ पार्टी से ही हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आज का बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी किसी समय में भारतीय जनसंघ पार्टी के नाम से जाना जाता था। क्या आप ये बात आज से पहले जानते थे? कमेंट करके बताइए। ठीक है, भारतीय जनसंघ पार्टी का जो जन्म है वो भारतीय जनता पार्टी का जन्म भारतीय जनसंघ पार्टी से हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। अखिल भारतीय जनसंघ भारत का एक पुराना राजनीतिक दल था। क्या था तो प्यारे बच्चों, पुराना एक राजनीतिक दल था। इस दल का स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी। ठीक है, 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी। ठीक है, इसके तीन संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, इसके 3 संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन थे? अर्थात भारतीय जनसंघ पार्टी का जो स्थापना है यह कौन कौन किए थे? यह किए थे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी 1, प्रोफेसर बलराज 2, दीनदयाल उपाध्याय 3। ये दीनदयाल उपाध्याय तो आप तो जानते ही होंगे, मुगल सराय का नाम बदल करके इन्हीं के नाम पे दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे आपको कर दिया गया। ठीक है, अर्थात इन तीनों ने मिलकर के भारतीय जनसंघ पार्टी की 1951 में क्या की थी तो प्यारे बच्चों आपको स्थापना की थी। ठीक है, जिसका यदि सिंबल है, चुनाव सिंबल है दीपक। क्या है तो प्यारे बच्चों ये दीपक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक अर्थात आरआरएस। ठीक है, आरआरएस के तो नाम से तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते ही है ना होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरआरएस और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। ठीक है, अर्थात जो आपका जनसंघ पार्टी है प्यारे बच्चों, वह जनसंघ पार्टी पहले आपको आरआरएस है और हिंदू जो सभा है, ठीक है, ये आपको इसी में आपको मौजूद थी। आरआरएस और हिंदू सभा ही आगे जाकर के एक दल को बनाते हैं। ठीक है, कब तो प्यारे बच्चों 1951 में। ठीक है, 1951 में आपको बनाते हैं, जिसका नाम आपको हो जाता है भारतीय जनसंघ
पार्टी, ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह दीपक, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, अर्थात आप आम भाषा में कह सकते हैं कि आरआरएस और हिंदू सभा के बड़े बड़े लीडर ने आपको जो जनसंघ पार्टी है उनका आपको मतलब कि जनसंघ पार्टी बनाए, ठीक है ना। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है। बाकी दलों से क्या है तो प्यारे बच्चों भिन्न है। ये भिन्न क्यों है तो प्यारे बच्चों ये भिन्न इसलिए है क्योंकि इनका कहना है एक देश एक संस्कृति, ठीक है, एक देश एक संस्कृति, ये इस पर यह ज़्यादा क्या करते हैं तो प्यारे बच्चों जोर देते हैं। अर्थात भारतीय संस्कृति पर जोर देते हैं, भारतीय परंपरा पे जोर देते हैं और ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा के आधार पर आधुनिक, ठीक है, आधुनिक प्रगतिशील और भारत को क्या बनाया जा सकता है तो प्यारे बच्चों ताकतवर आपको बनाया जा सकता है, ठीक है। अर्थात भारत को ताकतवर यह प्रगतिशील भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है। जनसंघ ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया है, ठीक है। जनसंघ पार्टी ने किस पर प्यारे बच्चों जोर दिया है तो जनसंघ ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया है, ठीक है। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर आधुनिक प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। अर्थात जो हमारा प्यारा देश जो भारत है, यह प्यारा देश भारत कैसे ताकतवर है ना बन सकता है, कैसे आधुनिक प्रगतिशील बन सकता है तो भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर, ठीक है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। अर्थात जब जनसंघ पार्टी बना था उन्होंने कहा था कि मैं एक सपना देखता हूं कि भारत से अलग जो होकर के पाकिस्तान देश बना है, एक समय ऐसा आएगा कि मैं पाकिस्तान को जोड़ करके एक अखंड भारत बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा तो प्यारे बच्चों अखंड भारत बनाऊंगा। आप कई बार ये अखंड भारत का बीजेपी के कार्यालय में आप लोग देखे होंगे जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश आपको जुड़ा रहेगा, उसके आप ये अखंड भारत के मानचित्र पर आप जब देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही और आगे जनसंघ पार्टी कहते हैं कि अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। अर्थात अंग्रेजी को हटा करके जो हमारा हिंदी है, हिंदी को राजभाषा बनाने पर यह पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा क्या दिया था तो प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा ये जोर दिया था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो प्यारे बच्चों आगे हमारा पॉइंट है, ठीक है। देखिए जब प्यारे बच्चों आप आपातकाल का नाम आप सुने होइएगा, 1975 में आपातकाल आपको पूरे भारत में आपको लगा था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, उस समय देश की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल 1975 में आपको लगा था। लागू आपातकाल के बाद जनसंघ सहित अर्थात जनसंघ पार्टी सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नए दल भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया, ठीक है। देखिएगा कि आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि 1975 में भारत में आपातकाल लागू हुआ था। उस आपातकाल जब लागू हो गया था तो जनता काफी ज्यादा विद्रोह कर दी थी, ठीक है। सॉरी जो भी दल है वो लड़ना प्रारंभ कर दिया था और अंत में इसे जीतने के लिए सभी दल ने क्या किया था तो एकजुट हो गया था। एकजुट कौन कौन हुआ था, जैसे प्यारे बच्चों जनसंघ पार्टी हो गया, स्वतंत्र पार्टी हो गया, ठीक है, और कांग्रेस के जो बड़े बड़े कुछ नेता थे, इन सभी ने मिल करके एक नया दल बनाया। वह दल था भारतीय जनता पार्टी, अर्थात जनता पार्टी पहले था, ठीक है। अर्थात जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ पार्टी शामिल था, स्वतंत्र पार्टी शामिल था, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, अर्थात तीनों मिलकर के एक नया पार्टी बनाया जो जनता पार्टी का गठन किया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जनता पार्टी कुछ ही समय तक चलता है कि 1980 में जनता पार्टी का नाम आपको परिवर्तन आपको कर दिया जाता है और इसका नाम भारतीय जनता पार्टी आपको रखा जाता है, ठीक है। तो आगे का जो पॉइंट है, सन 1980 में जनता पार्टी टूट गई। जनता पार्टी क्या होगी तो प्यारे बच्चों टूट गई।
भारतीय जनसंघ, अब जो जनता पार्टी में, इस जनता पार्टी में जो प्यारे बच्चों जो हम आपको बताएं कि भारतीय जनसंघ पार्टी ने क्या किया था, भारतीय जनसंघ पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और कांग्रेस के नेता तीनों मिल करके जनता पार्टी बनाया। तो जनता पार्टी 1980 में टूट गई, और टूट करके कौन निकला, तो जनसंघ पार्टी आपको निकल गया। ठीक है, तो 1980 में जनता पार्टी टूट गई। भारतीय जनसंघ के एक गुट ने, ठीक है, भारतीय जनसंघ के एक गुट ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जनसंघ से अलग होकर समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा के नेताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। किसका गठन किया? तो प्यारे बच्चों, भारतीय जनता पार्टी। तो जो आज का हमारा भारतीय जनता पार्टी है, जिसे हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी का प्यारे बच्चों क्या होता, आपको गठन हुआ। ठीक है, तो बीजेपी का जो गठन का ये जो जड़ है, ये जड़ कहां से निकल रहा है? तो आम भाषा में भारतीय जनसंघ पार्टी से आपको निकल रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां तक आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट दल पे। नेक्स्ट जो हमारा दल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्या है? तो प्यारे बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसे हम भाकपा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाकपा भी है ना बोलते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में कहे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शॉर्टकट में भाकपा, ठीक है, अंग्रेजी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत का एक साम्यवादी दल है। क्या है? तो प्यारे बच्चों साम्यवादी दल। ये साम्यवादी दल आज भी देखिएगा तो रूस में आपको मिल जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी रूस में। ठीक है, रूस शुरू से ही आपको साम्यवादी प्रणाली आपको अपना रखा है। ठीक है, तो भारत का एक साम्यवादी दल है। ठीक है, इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1925 को कहाँ हुआ था? तो कानपुर नगर में हुआ था। कानपुर कहाँ है प्यारे बच्चों? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना है भारत में 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। लेकिन इसके इस डेट पर मतभेद है। क्या है? मतभेद है, जिसे हम आगे आपको बताएंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि इतना याद रखना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में स्थापित हुई थी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने की थी। अब इसका जो स्थापना जो किया था तो प्यारे बच्चों कौन किया था? तो M.N. राय। ठीक है, तो ये M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपको की थी 26 दिसंबर 1925 में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में आपको किया था। अब ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ये आगे चल करके 1964 में होता क्या है कि 1964 में ये आपको टूट जाता है। टूटने के क्रम में से कई पार्टी आपको बन जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग देखेंगे भाकपा की स्थापना तिथि को लेकर कुछ विवाद है। क्या है? तो प्यारे बच्चों कुछ विवाद है। खुद भाकपा का मानना है कि उनका गठन 25 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई पार्टी कांग्रेस में हुआ था। यानी कि जो कांग्रेस का जो पार्टी था उसमें जो अध्यक्ष मतलब कि हो रहा था, तो उसी दिन यानी कि 25 दिसंबर 1925 को आपको कम्युनिस्ट पार्टी का आपको गठन हुआ था। ठीक है, लेकिन मार्क्सवादी कैसे हो गया? तो प्यारे बच्चों 1964 में कांग्रेस जो है दो बड़ा भागों में टूट गया था। ठीक है, जो आपको सोवियत संघ के विचारधारक थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत कहलाए, जो आपको नहीं थे तो वो कम्युनिस्ट मार्क्सवादी आपको कहलाए। ठीक है, तो लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो 1964 में हुए पार्टी विभाजन के बाद बनी थी का कहना है पार्टी का गठन 1920 में हुआ था। पार्टी का गठन कब हुआ था? तो प्यारे 1920 में। अर्थात ये देखिए, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहले बना 1925 में, ये क्या हो गया 1964 में टूट गया, और टूट करके एक तो हो गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अब दूसरा हो गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। अब ये मार्क्सवादी का कहना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है यह 1920 में हुआ था। कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों 20 में हुआ था। ठीक है, अब ये रहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल रहा। ये कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल है, मार्क्सवादी का अलग आपको सिंबल है। ठीक है, तो मार्क्सवादी का सिंबल मैंने यहां पर नहीं दिया, सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मैंने यहां पर सिंबल दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे हम लोग देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई।
सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। किसमें रहे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में वह रहे जो सोवियत संघ के विचारक थे, अर्थात लेनिन के विचारक थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित आपको रहे थे। उनको जो ठीक मानते थे वे कम्युनिस्ट पार्टी में ही आपको रहे, ठीक है। जबकि इसके विरोध में राय रखने वालों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ब्रैकेट में क्या, मार्क्सवादी, जिसे हम सीपीआई के नाम से अलग दल बनाया, यानी सीपीआई के नाम से अलग दल आपको बनाया, ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपको मार्क्सवादी था, ठीक है। यह दोनों दल आज तक कायम है, यह जो दोनों दल है वो आज तक कायम, आज भी देखिएगा ये आपको कम्युनिस्ट पार्टी देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक प्यारे बच्चों तीसरा दल मेरा हो गया। अब हम आते हैं चौथे दल पे। ये मेरा दल है स्वतंत्र दल। स्वतंत्र दल आज अस्तित्व में आपका नहीं है, यानी पहले तो आज़ादी के समय था, चूंकि इसे पढ़ना है इसलिए मैं स्वतंत्र दल के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्वतंत्र दल का स्थापना सी राजगोपालचारी आपको किया था, सी राजगोपालचारी ने किया था। खैर हम लाइन बाय लाइन इसको देख लेते हैं। स्वतंत्र पार्टी भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने अगस्त 1959 में की थी। कब की थी? तो 1959 में की थी। कौन किया था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इसको सी गोपालाचारी भी बोला जाता है। क्या? तो सी गोपालाचारी। सी गोपालाचारी का फुल फॉर्म कई बच्चे पूछते हैं तो क्या हो जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होता है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, उन्होंने 1959 ईस्वी में स्वतंत्र पार्टी की तो प्यारे बच्चों क्या किया था? आपको स्थापना आपको किया था, ठीक है। इस दल ने जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीति का विरोध किया और तथाकथित लाइसेंस परमिट राज को समाप्त कर मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की। क्या की? तो मुक्त अर्थव्यवस्था की आपको वकालत की, ठीक है। भारत की उस समय की स्थिति ऐसी थी कि दुर्भाग्य से इसे जमींदारों और उद्योगपतियों की हितैषी पार्टी माना गया। क्या माना गया? तो जमींदारों का हितैषी और उद्योगपतियों का ये जमींदारों और उद्योगपतियों का हितैषी पार्टी माना गया। क्यों माना गया? कि क्योंकि इन्होंने लाइसेंस परमिट राज को समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? समाप्त। अब जैसे ही ये समाप्त होता है तो मुक्त अर्थव्यवस्था आपको हो जाता है, जिससे निजी व्यक्ति क्या, तो निजी व्यक्ति कई सारे कार्य आपको वो कर पाते, ठीक है। तो इसलिए इसे जमींदारों और उद्योगपतियों का हितैषी आपको माना गया इस पार्टी को, ठीक है। इस पार्टी के भारतीय लोक दल के साथ विलय के साथ इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अर्थात अंत में यह भारतीय लोक दल अर्थात जनसंघ पार्टी में क्या हो गया? तो प्यारे बच्चों आपको मिल गया, ठीक है। तो और जैसे ही यह मिल गया तो यह पार्टी समाप्त हो जाता है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। स्वतंत्र पार्टी का इस प्रकार से प्यारे बच्चों चिन्ह था, यानी ब्लू कलर, बीच में स्टार था। स्वतंत्र पार्टी का ये ध्वज, ये क्या था? तो प्यारे बच्चों आपका ध्वज था। यही आपको चिन्ह आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो प्यारे बच्चों दल है, ये दल है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी दल। अब कांग्रेस समाजवादी दल को ही हम लोग समाजवादी दल कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजवादी दल, या अंग्रेजी में कहिए तो सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। सबसे पहले कांग्रेस समाजवादी दल था। यही दल आगे चल करके बाद में कई टूटता है और टूट करके यह समाजवादी दल बनता है, अर्थात सोशलिस्ट दल आपको बनता है। सोशलिस्ट दल का पहला नाम कांग्रेस समाजवादी आपको दल था, ठीक है। तो कांग्रेस समाजवादी दल का यदि मैं प्यारे बच्चों संस्थापक की बात करूं तो इनके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। तो आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। क्या थे? तो प्यारे बच्चों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर, यानी कि कांग्रेस के ही भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। कौन किया था? तो प्यारे बच्चों युवा नेताओं की एक टोली ने किया था, ठीक है। ये नेता कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। कांग्रेस ने अपने संविधान में क्या किया? तो प्यारे बच्चों बदलाव किया। कब किया? 1948 में। 1948 में ये बदलाव इसलिए आपको करते हैं क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कारण क्या होता था कि कभी कभी एक व्यक्ति को
2 दल की सदस्यता मिल जाता था। इसलिए इस जैसे ही आपको संविधान में बदलाव होता है तो इसमें क्या होता है कि कोई एक दल का सदस्यता हासिल कर सकता था। इसलिए जो आपका समाजवादी दल था वह समाजवादी दल आपको अलग हो जाता है। ठीक है, तो 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यह बदलाव इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सके। ठीक है, इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। क्या बनानी पड़ी? तो प्यारे बच्चों सोशलिस्ट पार्टी। अर्थात सोशलिस्ट पार्टी आपको बाद में बना, पहले क्या था? तो समाजवादी कांग्रेस, ये समाजवादी दल को ये सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थात देखिए कहने का मतलब पहले था कांग्रेस समाजवादी दल, ठीक है, तो फिर बाद में 1948 में यह हो गया समाजवादी दल। तो समाजवादी दल को अंग्रेजी हो गया सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, समझ गए? तो 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। ठीक है, अब ये जो पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी चुनावों में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी। अब ये जो सोशलिस्ट पार्टी है प्यारे बच्चों, ये भारत के बिहार हो गए, पंजाब हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, सभी जगह फैल गए थे और सभी जगह अपना अपना पार्टी आपको बनाए थे। आज यदि आप देखिएगा बिहार की यदि हम बात करें, आरजेडी हो गया, ठीक है, जेडीयू हो गया। आरजेडी यानी कि लालू यादव का पार्टी, आम भाषा में हम आपको कहते हैं आपके समझने के लिए, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार का पार्टी, ठीक है, समाजवादी जो कि आपको उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का। ये सभी जो पार्टी है जो जिनका हम जो नाम बोले हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, ठीक है, सपा हो, ठीक है, ये सारा का सारा जो पार्टी जो बना है ये आपको समाजवादी दल पार्टी से ही बना है, अर्थात सोशलिस्ट पार्टी से ही आगे चल करके ये आपको बना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जितने भी दल हैं सभी दल को मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, अब इस बीच आपको एक और दल निकलता है वामपंथी दल। कई बच्चे हमसे ये अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि सर जी समझाइए वाम दल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, वाम दल कोई नाम का नहीं है, कोई नाम का वाम दल आपको दिखने को नहीं मिलेगा। वाम दल का मतलब होता है जब कोई दलित, शोषित या पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जब कोई दल जो है, जब कोई भी दल हो गया दलित के लिए, शोषित वर्ग के लिए, दुर्बल वर्ग के लिए कल्याण संबंधी कार्य करता है, इसलिए एक ऐसा कार्य करता है कि जिससे उसका वर्तमान स्थिति बदल जाए। क्या हो जाए? तो प्यारे बच्चों बदल जाए। अब जैसे ही वर्तमान स्थिति बदलेगा तो वह आर्थिक दृष्टि से क्या हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आम भाषा में समझिए, जो दल, ठीक है, जो दल किसानों के लिए कार्य करता है, किसानों के विकास के लिए कार्य करता है, दलित के विकास के लिए कार्य करता है, दुर्बल व पिछड़े वर्ग के लिए विकास करता है, वही दल वामपंथी दल कहलाता है। जैसे हो गया कम्युनिस्ट पार्टी के पीछे देखिएगा खाली मजदूरें चलेगा, खाली किसाने चलेगा, चलता है कि नहीं चलता? इसलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो देखिएगा वो शुरू से ही किसानों के लिए कार्य किया, मजदूरों के लिए कार्य किया। इसलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी जो दल आता है, यह दल आपको वामपंथी दल के अंतर्गत आपको आता है। ठीक है, तो वामपंथी दल को प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा दल जो वर्तमान स्थिति को बदल कर नए स्थिति लाना चाहता है। क्या लाना चाहता है? तो प्यारे बच्चों नए स्थिति लाना चाहता है ताकि समाज के दुर्बल, पिछड़े, शोषित, दलित का कल्याण हो सके। क्या हो सके? तो प्यारे बच्चों दलित का कल्याण हो सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी आदि वामपंथी दल के क्या है? तो प्यारे बच्चों उदाहरण है, आदि आपको वामपंथी दल के उदाहरण है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो हमारा दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय का जो लेक्चर है प्यारे बच्चों, ये लेक्चर आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, लेक्चर आपका समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अर्थात कल की क्लास में मैं आप सभी को लघु प्रश्न उत्तर कराऊंगा, लघु, दीर्घ और वस्तुनिष्ठ। संभवतः मैं तीनों का तीनों कराने का मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे, जिसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, 5 सब्जेक्ट चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। अक्टूबर के अंत में कोर्स को अर्थात सिलेबस को समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन फ्री में देकर के
रिवीजन भी करवाए जाएंगे। अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम होने तक मात्र 1500 रुपये लगेंगे। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो बस एक कॉल करें, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, बस इस नंबर पे कॉल कर दें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। और पढ़ने में यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई हुई हो, दिक्कत हुई हो, तो कमेंट करके आप हमें बतलाइए। कमेंट करिएगा तभी तो हमें पता चलेगा ना कि आपको क्या समस्या आ रही है या क्या समस्या नहीं आ रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।